नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स। लास्ट वीक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर ढूंढ लिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है? सिंपल भाषा में गवर्नमेंट को कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करने के लिए पैसे तो चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, ये हम सबको पता है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स से पैसे मांगते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुला के बोलेगा आप लोग इसमें इन्वेस्ट करो, जब इससे हमें रेवेन्यू मिल जाएगा तो आपको इंटरेस्ट के साथ या प्रॉफिट के साथ वापस दे देंगे। तो एक बेसिक फंडा हो गया। अब देखिए, गवर्नमेंट को पैसे वापस देने का कई सारे ऑप्शन है। या तो गवर्नमेंट क्या करेगा, बॉन्ड्स इशू करेगा। बॉन्ड्स मतलब पता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह इशू करके देगा। बोलेगा जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा 5 साल या 10 साल बाद आपको प्रॉफिट के साथ या इंटरेस्ट के साथ आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो वापस मिल जाएगा। या तो गवर्नमेंट क्या करेगा, जितने प्रोजेक्ट्स है वो जब कंप्लीट होगा, इसका काम कंप्लीट होगा तो उन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को 4, 5 या 6 साल के लिए चलाने के लिए दे देंगे। तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो ले सकता है। पर जब तक इनका पूरा इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट मिल नहीं जाता तब तक वो यूज कर सकते हैं या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस तरह की कई सारे ऑप्शन है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब मैं वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वाला या नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन ये सब जब समझाया था। अब देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना दोस्तों, इसमें जो पैसे आता है इसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी हो सकता है। बेसिकली वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वाली चीज। इसमें एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो है 10 लाख, ये बना रखा है। Therefore, InvITs are suitable for high net worth individuals, institutional and non-institutional investors। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है वही जाके ये सब इनविट जैसे ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं। छोटे मोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आ नहीं पाएंगे क्योंकि 10 लाख इसका मिनिमम ये है। तो आप ये समझ लीजिए, ये जो इनविट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 10 लाख है। एंड अब देखिए, इनविट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आर IRB इनविट फंड, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, ये सब एग्जाम्पल है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट आउट किया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दे आर रेगुलेटेड बाय द सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के अंदर आता है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो भी। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। दे आर डिजाइन टू पूल सम्स ऑफ मनी फ्रॉम ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन एसेट्स दैट गिव कैश फ्लो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बेसिक डेफिनेशन है, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, इसके लिए ये इनविट बनाते हैं। देर इज नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन एन इनविट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, गलत। ये मैंने बोला था आपको 10 लाख है। अब इनविट्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, बिल्कुल सही। सो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पम्प, इसके बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है, डेली न्यूज में किया है, एक अलग सा वीडियो भी बनाया था ऑयल सीड्स के बारे में, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। अब देखिए किसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आपको पता होगा हमारे देश में वेजिटेबल ऑयल्स का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। हमारे डाइट का एक पार्ट ही बन गया है वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, वो सब। अब हमारे देश में जितने कंजप्शन है ना दोस्तों, उतना प्रोडक्शन तो होता नहीं, इसलिए हमें ये इंपोर्ट करना पड़ता है। 2018 की बात किया जाए, हमने 18.41 मिलियन टन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट किए थे। अब ये इंपोर्ट में जो डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पम्प लॉन्च किया है, जिसमें हम देश के कोने कोने में ऑयल सीड्स, ऑयल पम्प वगैरह कल्टीवेट करेंगे। देश के कोने कोने मतलब वही एरियाज में जहां ये कल्टीवेट हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह जहां अप्रोप्रिएट है। अब एक स्टेटमेंट है येलो रेवोल्यूशन के बारे में। देखिए आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था जो डायरी सेक्टर में, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो एग्रीकल्चर में हुआ था। तो इस तरह ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हुआ था 1990s में, जिससे इसका प्रोडक्शन इंडिया में इंक्रीज हो गया था। इसको येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं, बस आप इतना जान लीजिए। इसके बाद कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स ऑयल सीड्स में, जैसे ग्राउंडनट हो गया, रेप सीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, सब। फिर भी हमारी जो डिमांड है उसके हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट इस तरह की मिशंस लेके आता है। अब फाइनली क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ दिस ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन रेनफेड एग्रीकल्चर एरियाज। रेनफेड एग्रीकल्चर एरियाज लिखा है, इसका मतलब यह है इसके लिए पानी बहुत चाहिए।
और कहाँ कहाँ होता है देखिए, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में भी है। आप देख सकते हो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी इसका कल्टीवेशन हो सकता है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है। सबसे पहला तो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम के बारे में लिखा है। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, आप ये पढ़ने से आपको समझ में आएगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है येलो रेवोल्यूशन के बारे में, बिल्कुल सही। थर्ड है ऑयल सीड्स आर ग्रोन ओनली इन रेडफेड एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, गलत, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भी होता है। सो आंसर इज ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म एग्रो मीटियोरोलॉजी। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन D 1, 2 and 3। देखिए एग्रो मीटियोरोलॉजी मतलब क्या है, नाम से आपको पता चल गया होगा, द स्टडी एंड यूज ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। आपको पता है हमारे देश में क्या, पूरे दुनिया में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है क्लाइमेट या वेदर से डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये खारिफ, राबी, जायद क्रॉप्स वगैरह होता है जो क्लाइमेट के हिसाब से कल्टीवेट किया जाता है। एक एक सीजन होता है ना एक एक क्रॉप्स के लिए। तो ये जो वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन अगर सही तरह मिलने से हमें एक एक क्रॉप टाइम टू टाइम उगा सकता है या कल्टीवेट कर सकता है। तो ये जो रिलेशन है ना दोस्तों, इसको एग्रो मीटियोरोलॉजी बोलते हैं। पहला क्या लिखा है, मीटियोरोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी कंडीशंस विच आर सिग्निफिकेंट फॉर एग्रीकल्चर ओविंग टू देयर इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये जो रिलेशन, इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड इसके बारे में और पढ़ाई करने के लिए जो फील्ड है, या बोल सकते हो एग्रो मीटियोरोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ दोस एस्पेक्ट्स ऑफ मीटियोरोलॉजी विच हैव डायरेक्ट रेलेवेंस टू एग्रीकल्चर, जिसका एग्रीकल्चर में डायरेक्ट रेलेवेंस है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इधर सही हो जाता है। तो दिस इज व्हाट इज एग्रो मीटियोरोलॉजी। आंसर इज ऑप्शन D 1, 2 and 3। Question number 4. Which of the following districts in India became the only district in India to be home to all 3 species of crocodilians found in the country? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A, केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। ये न्यूज हमने कवर किया था डेली न्यूज में। देखिए ओडिशा केंद्रपारा बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू होम टू ऑल 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडिलियंस। कौन कौन सा स्पीशीज है देखिए, गवीलियास गैंगेटिकस, क्रोकोडिलस पेलुस्ट्रिस एंड क्रोकोडिलस पोरोसस। वैसे ये साइंटिफिक नेम पूछते नहीं है, यूपीएससी में पूछा था, काफ़ी पहले पूछता था, आजकल भी पूछता नहीं है, तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। फिर भी आपको ये मालूम होना चाहिए ये केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। वैसे क्रोकोडिलियन फैमिली में 27 डिफरेंट स्पीशीज है दैट आर सब डिवाइडेड इनटू 3 फैमिलीज। ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा है। एक होता है ट्रू क्रोकोडाइल, फिर एलिगेटर एंड कैमन्स एंड घरियाल्स। तो ट्रू क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स एंड कैमन्स एंड घरियाल्स, ये 3 टाइप का क्रोकोडिलियन फैमिली है, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान दीजिएगा, केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन D, a reading above 100 means an extended economic expansion। देखिए सबसे पहले परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। इट इज ए सर्वे बेस्ड मेजर। बेसिकली सर्वे करते हैं लोगों से पूछते हैं कि इकोनॉमी कैसे चल रहा है, आपको कैसे लग रहा है कि जो प्रोडक्ट्स है उसके प्राइसेस बढ़ा है या घटा है, ये सब पूछते हैं। एक सर्वे करते हैं, इसके बाद एक इंडेक्स बना देते हैं। अब ये इंडेक्स में 0 से 100 तक नंबर्स दिया हुआ या मार्किंग दिया हुआ है। इसमें PMI above 50 represents an expansion when compared to previous month। अगर 50 से ज्यादा है इंडेक्स तो इसका मतलब है इकोनॉमी में एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है दोस्तों। अंडर 50 मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एंड ए रीडिंग एट 50 इंडिकेट्स नो चेंज, ठीक है। यही 3 है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स में। अब देखिए, इफ PMI ऑफ द प्रीवियस मंथ इज हायर देन द PMI ऑफ द करंट मंथ एज इन दिस केस मेंशन्ड अबव, इट रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है। वैसे ये सब मेजर करने के लिए काफ़ी सारे माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक ये स्टडीज होता है, पर ये एक सिंपल स्टडी है जिसमें एक सर्वे करता है जिससे पता चल जाता है कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या स्टेबल है या एक्सपैंड हुआ है, ये सब चीज़ें, ठीक है दोस्तों। दिस इज यूजुअली रिलीज्ड एट स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ। इट इज देयरफॉर कंसिडर्ड ए गुड लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसमें 0 to 100 मार्किंग होता है, ये मैंने बता दिया। अब हमारे स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है, ये तीनों तो
मैंने आपको बता दिया। चौथा लिखा है रीडिंग अबो 100 मीन्स एन एक्सटेंडेड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ऐसा कुछ नहीं होता है, 100 के अबो रीडिंग नहीं होता है, परचेसिंग मैनेजमेंट इंडेक्स में 100 तक ही होता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना APY विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए, आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए अटल पेंशन योजना इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बिल्कुल सही है। एंड ये जो अटल पेंशन योजना के एक रिपोर्ट आया था रिसेंटली लास्ट मंथ में 25 अगस्त 2021 में, इसमें यह बोला गया कि मोर देन 28 लाख न्यू APY अकाउंट्स हैव बीन ओपन ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22। देखिए 21-22 वाला फाइनेंशियल ईयर में 28 लाख से ज्यादा अटल पेंशन योजना अकाउंट्स खुले थे। ठीक है, अब देखिए आउट ऑफ द एनरोलमेंट्स nearly 78% subscribers have opted for 1000 pension plan while around 14% for 5000 pension plan। एक्चुअली ये प्लान जो है अटल पेंशन योजना में जितने प्लान्स बना रखे हैं ना वो सब बहुत अच्छे अच्छे प्लान है, इसलिए काफी लोग इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें 1000 का भी है, 5000 का भी है। तो देखिए मैक्सिमम लोग जो है 78% लोग जो है 1000 का ही प्लान लिया है एंड 14% जो है 5000 का प्लान लिया है। फर्दर अराउंड 44% आर फीमेल सब्सक्राइबर्स। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह की गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आता है कोई भी योजना के बारे में या स्कीम्स के बारे में, जो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशंस के लिए, पर्टिकुलरली UPSC एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है 44% आर फीमेल सब्सक्राइबर्स एंड उसमें वेरी यंग एंड बिलोंग टू एज ग्रुप ऑफ 80 to 25 ईयर्स। 18 से 25 साल के बीच में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्योंकि ये 18 से 25 साल के बीच में जब वो ज्वाइन करते हैं ना उनके लिए सबसे फायदा है अटल पेंशन योजना। देखिए APY अलाउज एनी सिटीजन ऑफ इंडिया बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स टू ज्वाइन थ्रू बैंक और पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस विच वेयर वन हैज द सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो बस हमारे लिए एक सेविंग्स बैंक अकाउंट चाहिए और 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 40 साल से नीचे होना चाहिए। यही टाइम होता है अटल पेंशन योजना में ज्वाइन करने का। ठीक है, अब अंडर द स्कीम सब्सक्राइबर वुड रिसीव ए मिनिमम गारंटीड पेंशन ऑफ ₹1000 to 5000। जिस हिसाब से आप EMI भरोगे उस हिसाब से आपको 60 ईयर्स के बाद पेंशन मिलता रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अब इधर क्या लिखा है, पहला तो हमने बता दिया ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सब्सक्राइबर्स इन अटल पेंशन योजना आर फीमेल सब्सक्राइबर्स एज पर द डाटा रिलीज्ड इन अगस्त 2021। ये गलत है, क्योंकि फीमेल का मैंने बता दिया आपको 44% है। वैसे आप पूरा देखने से आपको पता चल जाएगा फीमेल थोड़ा सा कम है, ठीक है, मेल ज्यादा है। एंड तीसरा लिखा है APY अलाउज एनी सिटीजन ऑफ इंडिया बिटवीन 18 to 40 ईयर्स। ये तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सही। सो आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्शन इज नॉट हेल्ड बाय यूनियन टेरिटरी लद्दाख। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option E, smallest union territory in India by population। देखिए बाकी चारों लद्दाख के बारे में सही है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया लद्दाख में है जो हेमिस नेशनल पार्क है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड लद्दाख में है, ये रिसेंटली इनोग्रेट किया था, हमने डेली न्यूज़ में भी कवर किया था। अभी के हिसाब से लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी भी लद्दाख ही है, लद्दाख का एरिया आपको मालूम है। हाईएस्ट एयर स्ट्रिप इन इंडिया लद्दाख में है जो दौलत बेग ओल्डी है। इसके बारे में काफ़ी बार हमने डिस्कस किया, जब इंडिया चाइना प्रॉब्लम्स हो रहा था तब ये दौलत बेग ओल्डी हमने यूज़ भी किया था। तो ये हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है इंडिया में। एयर स्ट्रिप मतलब जहां रनवे है, ठीक है दोस्तों। तो पांचवा क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया बाई पॉपुलेशन। देखिए ये गलत है। अगर स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी बाई पॉपुलेशन देखने से हमें लक्षद्वीप मिलेगा। लक्षद्वीप में देखिए कितना है, 64,473 है। ये 2011 की सेंसस की बात है, ठीक है। अभी के लिए 2011 की सेंसस ही हम यूज करेंगे, क्योंकि 2021 की सेंसस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका रिपोर्ट आते आते 25-26 तक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए 2011 की सेंसस हम ऐसे रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन E, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया बाई पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए रिसेंटली इनॉग्रेटेड ट्रेड कॉरिडोर लिंकिंग द इंडियन ओशन एंड साउथ वेस्टर्न चाइना विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B, 2 and 3 ओनली। देखिए चाइना ने एक ट्रेड कॉरिडोर इनोग्रेट किया है। ये कहां से जाएगा, सिंगापुर, म्यांमार एंड चाइना। देखिए रिसेंटली कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट भी की उन्होंने इनोग्रेशन में। क्या है, गुड्स फ्रॉम सिंगापुर रीच द यांगोंग पोर्ट arriving by ship through the Andaman Sea of the northeastern Indian Ocean and were then transported by road to Linkang on the Chinese side of the Myanmar China border। तो बेसिकली सिंगापुर, म्यांमार एंड चाइना से ट्रांसपोर्टेशन हुआ था। इसमें सी रूट भी है, रोड रूट भी है, रेल रूट भी है, ये आप ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, बाकी कुछ डिटेल्स लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। द वन वे जर्नी सेव्स 20 to 22 डेज, तो 20 से 22 दिन ये बचा सकता है ये ट्रेड कॉरिडोर यूज करने से। आपको पता है चाइना हर जगह में इस तरह के ट्रेड कॉरिडोर्स बना रहे हैं। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसी का पार्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है। जब इंडियन ओशन से चाइना में आएंगे, चाइना से फिर पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से फिर और वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, तो ये सारे इंटरलिंक्ड है। द ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इन्वॉल्व्स ए सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोड, बिल्कुल गलत, इसमें सी रूट भी है, रेल रूट भी है। इट वॉज डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आप करेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। इट कनेक्ट्स द लॉजिस्टिक लाइन्स ऑफ सिंगापुर, म्यांमार एंड चाइना, वेरी करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ब्लैक नेक्ड क्रेन विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। देखिए रिसेंटली ब्लैक नेक क्रेन जो है लद्दाख का स्टेट बर्ड अडॉप्ट किया था, न्यूज़ आया था, हमने कवर भी किया था। अब ये ब्लैक नेक क्रेन के बारे में कुछ डिटेल्स है। देखिए दिस स्पीशीज इज फाउंड इन इंडिया, चाइना, भूटान, बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड्स में। इसके लिए ठंड क्लाइमेट चाहिए। एलिवेशन देखिए 2950 to 4900 मीटर अबोव मीन सी लेवल। अब बोथ द सेक्सेस आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज बट मेल इज स्लाइटली बिगर देन फीमेल। तो नॉर्मल सारे बेड स्पीशीज में होता है, जो मेल है वो फीमेल से थोड़ा सा बड़ा है। कंजर्वेशन स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये स्टेट बर्ड बन गया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है, मतलब टॉप प्रोटेक्शन स्टेटस है। एंड IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। मेजर थ्रेट्स क्या है इसके लिए? एक तो डैमेज टू द एग्स एंड चिक्स, इनके जो छोटे छोटे चिक्स हैं एंड इनके जो एग्स है ये खा जाता है फेरल डॉग्स। फेरल डॉग्स हमें ये लद्दाख एरिया में मिलेगा। ये फेरल डॉग्स जो इसके अंडे खा जाते हैं, इसके जो छोटे छोटे बच्चे उसको भी खा जाते हैं। इसके लिए ये सबसे बड़ा थ्रेट है। अब क्या लिखा है स्टेटमेंट्स में? स्पीशीज इज फाउंड इन इंडिया, चाइना, भूटान एंड ब्रीड्स इन हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड्स, वेरी करेक्ट। कंजर्वेशन स्टेटस लिखा है, बिल्कुल सही है। डैमेज टू एग्स एंड चिक्स के बारे में, फेरल डॉग्स के बारे में बताया है, ये भी सही है। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए रीसेंट रिपोर्ट एनिमल डिस्कवरी 2020 विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए ये एनिमल डिस्कवरी 2020 के बारे में लास्ट वीक में भी मैंने क्वेश्चन डाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज आर द ओनली ऑथेंटिक सोर्स ऑफ फॉनल डिस्कवरीज। फोना मतलब जितने एनिमल स्पीशीज है, फ्लोरा मतलब जो प्लांट स्पीशीज है, फ्लोरा एंड फोना आपने सुना होगा। अब ये फोनल डिस्कवरीज के बारे में सबसे ऑथेंटिक सोर्स है ये जो एनिमल डिस्कवरीज है, ठीक है। एनिमल डिस्कवरी ये शायद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एवरी ईयर पब्लिश होता है, 2009 से चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अराउंड 23.9% ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, बिल्कुल सही। ये हमने कवर किया था, इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है या ट्री कवर है ये 23.9% है, ठीक है। As compared to 2017, the current assessment shows a decrease in forest and tree cover put together at the national level। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि 2017 से देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर जो है करीब 0.67% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा आप। सो स्टेटमेंट 3 जो है गलत हो जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। कुछ एक्सप्लेनेशन में इधर लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट कलर विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। देखिए प्रेसिडेंट्स कलर के बारे में हमने डेली न्यूज में कवर किया था। ये क्या है बेसिकली? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं मिलिट्री यूनिट्स को, पुलिस फोर्सेस को भी देते हैं। ये बेसिकली एक टाइप ऑफ एक्रेडिशन है। प्रेसिडेंट कलर मतलब दोस्तों इट इज द हाईएस्ट ऑनर दैट कैन बी बेस्टोड अपॉन एनी मिलिट्री यूनिट ऑफ इंडिया। मतलब एक मिलिट्री यूनिट के लिए, आपको पता है हमारे देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर कई सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो इनके लिए एक ऑनर है बेसिकली प्रेसिडेंट्स कलर। काफी सारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को ये मिल चुका है, इवन कई सारे पुलिस फोर्सेस को भी मिला है जो हमारे मिनिस्ट्रीज के अंडर है। तो देखिए ये प्रेसिडेंट्स कलर अभी मिलने वाला है INS हंसा को, जो इंडियन नेवी का एक नेवल एयर स्टेशन है, ठीक है, जहां से कई सारे एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं। तो इनको 6 सितंबर 21 को प्रेसिडेंट्स कलर दिया जाएगा, ऑनर किया जाएगा INS हंसा को। 6 सितंबर मतलब आज ही है। एंड इंडियन नेवी वाज द फर्स्ट अमंग्स द आर्म फोर्सेस टू बी अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर। देखिए फोर्सेस में सबसे पहले प्रेसिडेंट कलर किसको मिला? इंडियन नेवी को मिला था। इधर क्या लिखा है? इट इज द हाईएस्ट ऑनर बेस्टोड ऑन अ मिलिट्री यूनिट इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन, ठीक है।
सही है। इंडियन आर्मी वॉज द फर्स्ट, गलत दोस्तों, इंडियन नेवी वॉज द फर्स्ट। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12, consider the following statements regarding by-elections in India as per the provisions of section 151 alpha of the Representation of People Act 1951 which are correct। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट्स पढ़ लिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। देखिए बाई इलेक्शंस अभी वेस्ट बंगाल में होने वाला है, इसलिए न्यूज़ में भी आया था। अब देखिए बाई इलेक्शन के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक पीपीटी बना रखा है, आज ही रात को रिकॉर्ड करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एक अलग सा वीडियो बना के मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वैसे आपको पता ही होगा मैक्सिमम पॉइंट्स जो है, एक बार रिविजन हो जाएगा आपका। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। द वैकेंसी इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड थ्रू बाई इलेक्शन विद इन 6 months। देखिए जब भी एक वैकेंसी हो जाता है एमएलए का या एमपी का, कई सारे रीजंस हो सकता है वैकेंसी के लिए, या डेथ हो सकता है कोई कैंडिडेट का, या कोई एमएलए का एमपी का डेथ होने से बाई इलेक्शन होगा, या कोई रिजाइन करेगा तब भी होगा। रिजाइन भी तो कर सकता है ना, एमएलए एमपी रिजाइन भी तो करते हैं। और क्या होता है, कोई एमएलए जब एमपी का इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है तब भी वैकेंसीज होगा। अगर कोई राज्यसभा एमपी लोकसभा एमपी बन जाता है इलेक्शंस में तभी वैकेंसी होगा। तो इस तरह की वैकेंसीज जब होता है बाई इलेक्शंस होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता है इस तरह की वैकेंसीज को 6 महीने के अंदर फिल करना है, और प्रोवाइडेड दैट रिमाइंडर ऑफ द टर्म इन रिलेशन टू द वैकेंसीज 6 months लिखा है, ये एक्चुअली 1 year है। अगर मान लीजिए 5 साल का टेन्योर है एक लोकसभा एमपी का, मान लीजिए एक एमपी का डेथ हो जाता है 4 साल 1 महीने में, मतलब उनका अभी 11 महीने बचा है। अब ये बाई इलेक्शन नहीं होगा, अब 11 महीने के लिए क्या फिर से इलेक्शन कराएगा, ऐसा नहीं है। अगर 3 साल 11 महीने हैं तब हो सकता है, मतलब इसका लिमिट रखा है 1 year। 1 year से ज्यादा अगर बचा है तब जाकर बाई इलेक्शन होगा। तो इधर लिखा है 6 months, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड क्या है, सीट ऑफ ए मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर विल बी डिक्लेयर्ड वैकेंट इफ द मेंबर इज एब्सेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days। हाउस के परमिशन के बिना कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर 60 दिन तक एब्सेंट रहता है, तब भी इनका सीट जो है वैकेंट डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तीसरा है, इफ ए पर्सन हु इज ऑलरेडी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज चूजन टू बी ए मेंबर ऑफ अदर हाउस। ये वही मैंने बोला, जैसे राज्यसभा एमपी है ऑलरेडी और इलेक्शंस लड़े और लोकसभा एमपी बन गया तब भी वैकेंसी हो सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। एक्सप्लेनेशन में इधर लिखा हूं, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली केरला हैज कंफर्म द आउटब्रेक ऑफ निपा वायरस इन द स्टेट। निपा वायरस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखा है, पढ़ लीजिए, विच आर करेक्ट। Now the answer is option A 1 and 2 only, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए केरला में लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक 2019 में हुआ था या 2018 में निपा वायरस आउटब्रेक हुआ था, काफ़ी डेथ भी हुआ था। निपा वायरस एक खतरनाक वायरस है दोस्तों, इसका ट्रांसमिशन कोविड-19 वायरस जैसा होता नहीं है। वो सुना है ना, एक वायरस का अगर स्प्रेडिंग रेट ज़्यादा है तो इसकी जो फैटलिटी रेट है, मोर्टालिटी रेट है, वो कम होगा। अगर स्प्रेडिंग रेट कम है मतलब इतना जल्दी वो ट्रांसमिट नहीं होता, इसका मतलब ये है एक बार ये वायरस पकड़ गया कोई भी शरीर में तो उनका डेथ होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए निपा वायरस के बारे में, दिस इज द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर व्हेन ए निपा वायरस आउटब्रेक हैज ऑकर्ड इन केरला। ये मैंने बता दिया। इट इज ए जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस मतलब ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। अब क्या लिखा है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल एंड सो इज ट्रांसमिशन फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड से हो सकता है, कॉन्टैक्ट से हो सकता है, मतलब हमारा कोई बोडली फ्लूइड्स, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन का बोडली फ्लूइड्स जो है दूसरे शरीर में टच होता है या एकदम करीब आता है तब भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। एंड ये वायरस बिलोंग करता है फ्रूट मैक्सिमम मिलेगा। ये वायरस कौन सा एनिमल या बर्ड होस्ट करता है, ये बेसिकली फ्रूट बैट्स है। फ्रूट बैट्स ऑफ टेरोपोडिडे फैमिली एंड टेरोपस जीनस वाइडली फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो बेसिकली ये वायरस का ओरिजिन आप बैट से बोल सकते हो, वो भी फ्रूट बैट्स। फ्रूट बैट्स मतलब जो बैट्स फ्रूट्स खाते हैं, ऑफ द टेरोपोडिडे फैमिली एंड टेरोपस जीनस फैमिली। ये साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेगा। जब केरला में निपा वायरस आउटब्रेक हुआ ना, ये भी एक फ्रूट बैट से ही निकला था। WHO says that infection has been found to be fatal in 40% to 75% of infected patients. मैक्सिमम लोग दोस्तों मर जाता है क्योंकि इसका निपा वायरस एक बार शरीर में घुसने के बाद ना सिम्टम्स जो है काफ़ी हाई हो जाता है,
पेशेंट्स जो है बहुत जल्दी थक जाते हैं, इनके बीपी हाई हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, एंड फैटेलिटी रेट कई ज़्यादा है निपा वायरस का। एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट, नो वैक्सीन, कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला ये रिकॉग्नाइज किया था 1999 में, कहाँ पे? मलेशिया में, एमंग पिग फार्मर्स। एंड इंडिया में 2011 में आउटब्रेक हुआ था सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अनदर आउटब्रेक हैपेंड इन 2007 अगेन इन वेस्ट बंगाल, नदिया में। अब स्टेटमेंट देख लीजिए, नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस आर फ्रूट बैट्स, बिल्कुल सही, टेरोपोडिडे फैमिली एंड टेरोपस जीनस। निपा वायरस वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 1999 ड्यूरिंग एन आउटब्रेक एमंग पिग फार्मर्स इन मलेशिया, बिल्कुल सही। RTS-S/AS01 वैक्सीन इज शोन टू प्रोवाइड पार्शियल प्रोटेक्शन, गलत है दोस्तों, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है। वैसे ये जो वैक्सीन है ये कभी मलेरिया के लिए यूज करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे और एक बात मुझे बताना था दोस्तों याद आया मुझे, देखिए जो मैं लिखा है ना टेरोपोडिडे फैमिली एंड टेरोपस जीनस, इसके अलावा और एक फ्रूट बैट्स और एक स्पीशीज का फ्रूट बैट्स का में भी ये निपा वायरस हो सकता है या निपा वायरस को होस्ट कर सकता है करके शायद रिसेंटली एक स्टडी हुआ था, मैंने वो कवर भी किया था शायद डेली न्यूज़ में या डेली क्यूज में। तो एक बार आप सर्च कीजिएगा गूगल में ये निपा वायरस या ये जो टेरोपोडिडे फैमिली एंड टेरोपस जीनस, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा। फिर बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ पब्लिक डेब्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option E 1, 2, 3 and 4। ये चारों जो दोस्तों गवर्नमेंट का पब्लिक डेट में आप बोल सकते हो, मतलब सोर्सेस ऑफ पब्लिक डेट है। क्या क्या है? डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और G-Secs। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, मतलब गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटीज इशू करते हैं, हम जाके खरीद सकते हैं, हम या कोई बड़े बड़े बैंक्स या कॉर्पोरेट्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं। इसकी मैच्योरिटी पीरियड होता है, 5 साल बाद इंटरेस्ट के साथ हमें वापस दे देगा। ऐसा बोला जाता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको G-Secs भी बोलते हैं, ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसकी जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेकंड है ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स भी आप एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोल सकते हो, जिसका वैलिडिटी 1 ईयर से नीचे होता है, 1 साल से नीचे होता है। तो देखिए ये सब गवर्नमेंट के लिए एक पब्लिक डेब्ट का सोर्स है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर इशू करेगा, मैच्योरिटी के बाद लोगों को पैसे वापस देना पड़ेगा ना, तो एक टाइप का डेब्ट हो गया। ट्रेजरी बिल्स भी वही बात है। फिर एक्सटर्नल असिस्टेंस जो मिलता है कहीं से, तो ये भी तो वही है, एक पब्लिक डेब्ट हो गया। एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो करते हैं, तो ये सारे जो है दोस्तों पब्लिक डेब्ट में आप काउंट कर सकते हो। देखिए व्हाट इज अ पब्लिक डेब्ट? इट इज अ टोटल अमाउंट बोरोड बाय गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री जब पैसे बोरो करते हैं, चाहे वो बाहर से हो या फिर अपने ही लोगों से हो। In Indian context, public debt includes the total liabilities of the union government that have to be paid from the consolidated fund of India। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी, हमारी जितनी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट का, कितने कितने पैसे किस किस को देना है, वो सारे पब्लिक डेट में काउंट हो जाता है। वो हमें कहाँ से पे करना है? हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है, पब्लिक अकाउंट्स क्या है, ये सब आपको हर्षित सर पॉलिटी में समझाया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट points। It excludes liabilities contracted against public account and sources of public debt इधर लिखा है, dated government securities, treasury bills, external assistance, short term borrowing, सब इसमें आ जाता है। So answer is option E 1, 2, 3 and 4। अगर आपको ये पब्लिक डेब्ट के बारे में डाउट है, आपको ऐसा लग रहा है इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल मेक ए वीडियो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है, जब मैं क्वेश्चन डाला था मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, फिर भी आज जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना दोस्तों, तब मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 1, 2 and 4 ओनली। देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या है, सिंपल है दोस्तों, जो टैक्स से नहीं आता है वही है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स मतलब क्या हो गया, जितने डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, वो सारे टैक्स रेवेन्यू है। अब गवर्नमेंट के लिए सबसे अच्छा इनकम टैक्स ही आता है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स को छोड़ के जितने भी रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, वो सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसीव्स अंडर दिस हेड आर इंटरेस्ट रिसीव्स। देखिए गवर्नमेंट जब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देते हैं, उसका इंटरेस्ट मिलता है, वो इस नॉन टैक्स रेवेन्यू में काउंट होगा। और रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू रेलवेज, रेलवेज को भी लोन देते हैं, उनको अगर कुछ पैसे चाहिए वो भी इसमें काउंट होगा। एंड जो डिविडेंड प्रॉफिट वगैरह मिलता है पब्लिक सेक्टर कंपनी से, पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगा उसका डिविडेंड गवर्नमेंट को मिलेगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इन्वेस्टमेंट वगैरह
दिया था, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी जब चला के प्रॉफिट कमाएंगे उसका भी एक डिविडेंड गवर्नमेंट को देना है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो इस तरह की जो रेवेन्यूज है जो बेसिकली टैक्स नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखिए, और गवर्नमेंट को वेरियस सर्विसेज से भी मिलता है, जैसे पुलिस एंड डिफेंस, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज। देखिए, हम जब भी कोई गवर्नमेंट ऑन्ड एजेंसी में जाते हैं और कुछ पैसे भरते हैं, है ना, हम कभी पुलिस में चलान भरते हैं, तो इस तरह के कई सारे रेवेन्यू है गवर्नमेंट को, इस तरह के रेवेन्यूज को क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। दो द रेलवेज आर ए सेपरेट डिपार्टमेंट, ऑल देयर रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर आर रूटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड। वैसे रेलवे एक अलग डिपार्टमेंट है, फिर भी रेलवे का भी जितनी भी रिसीव्ड एक्सपेंडिचर है वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू ही आता है। तो देखिए क्या क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट टू स्टेट्स, बिल्कुल सही। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट के बारे में बताया पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, ये भी सही। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कैसे आएगा, जीएसटी, जीएसटी तो टैक्स हो गया ना, इंडायरेक्ट टैक्स है कि नहीं, तो जीएसटी नहीं आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू में, जीएसटी से टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। एंड रेवेन्यू फ्रॉम रेलवेज, ये मैंने आपको बता दिया, रेलवे से भी, रेलवे का भी जब प्रॉफिट होता है, रेलवे जितना रेवेन्यू कमाता है, ये भी आप एक नॉन टैक्स रेवेन्यू बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो आंसर इज इधर ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4 ओनली। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट, ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की जो भी बेसिक डाउट्स है, अगर मेरा पढ़ाने के तरीका में कुछ प्रॉब्लम लगा और आपको ये लगा कोई भी टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन होनी चाहिए, तो मुझे बता दीजिएगा। मैं थोड़ा फास्ट चला हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, और आपको नॉर्मली ये संडे को मिलता है, आज मंडे हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा काम था, इसलिए सॉरी फॉर दैट। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।